हेलो गाइस, नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं FST 01 का MCQs का एक सुपर सेट, जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और बहुत से लोग बार बार जिन्होंने PDF खरीदी थी वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कब आप डालेंगे और ताकि हम असेस कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को कि कितना गेन किया है, हम उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये PDF जो भी हमने आपको सेल की थी, उसके बेसिस पर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें, एक सुपर सेट लेकर के आई हूँ। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो मैंने इससे पहले वीडियो लगाई थी सेमिनार क्लासेस के रिगार्डिंग, जिसको कि बाद में प्राइवेट कर दिया गया था, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने कन्फेस कर लिया था कि हाँ, उन्होंने जो PDF सेल की थी, वो हमारा ओरिजिनल कंटेंट वो हमारा था, तो उन्होंने उस चीज़ को कन्फेस कर लिया और फिर इसलिए मैंने वो वीडियो वहाँ से हटा दी थी। तो आप जो भी लोग यहाँ भी और वहाँ भी उनके चैनल पर भी जाके कमेंट करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये काम ना करें कि आप कुछ भी अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें। तो FST 01 का ये सुपर सेट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ब्रीड्स प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड वार्म फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स एंड सिमिलर अपैरल। इसमें आपको बताना है कि शॉल और इसी तरह के परिधान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नस्लों ने नरम और गर्म रेशे का उत्पादन किया। कौन सी वो नस्ल है? ऑप्शन ए है पश्मीना, ऑप्शन बी इज चेगू, ऑप्शन सी इज अंगोरा, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो सही विकल्प आपको चुनना है। आप जब तक मैं आंसर नहीं करती हूँ, तो तब तक आपके पास टाइम होता है, कुछ सेकंड्स होते हैं, तो आप आंसर गैस करके अपने माइंड में आप रख सकते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सके कि आपका आंसर ठीक था या नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, पश्मीना एंड चेगू। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिश आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वॉच। इसमें आपको बताना है कि समुद्री और मीठे पानी की जो मछलियां होती हैं, वो किस चीज का उत्कृष्ट स्रोत है? ऑप्शन ए है प्लांट प्रोटीन, ऑप्शन बी है एनिमल प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी है फैट्स यानी वसा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एनिमल प्रोटीन का वो सबसे बेस्ट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्राई लैंड्स कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर कल्टीवेटेड लैंड्स। कि ड्राई लैंड्स जो है वो हमारी खेती योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? चार विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है 34%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 74% एंड ऑप्शन डी है 96%। तो इसका सही जवाब आपको गेस करना है, वो है ऑप्शन सी, दैट इज 74%। कि ड्राईलैंड हमें बाजरा, दालें, मूंगफली और कपास की आपूर्ति करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, merely absence of disease is not an indicator of। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अपनी PDF में डाला था, तो उसमें क्या गलती हो गई कि इसमें नोट आना था और वहां पर मैंने लिख दिया इट इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो एब्सेंस ऑफ डिजीज जो है वो सीधा आपके माइंड में ये जाएगा कि इससे अगर डिजीज नहीं होंगी तो गुड हेल्थ इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज की केवल अगर जो भी रोग हैं उनकी अनुपस्थिति हो, तो वो किस चीज का संकेत है? ऑप्शन ई इज गुड हेल्थ, ऑप्शन बी इज बैड हेल्थ, ऑप्शन सी इज गुड बिहेवियर, ऑप्शन डी इज बैड बिहेवियर। तो इसका सही जवाब जो है इसका, वो है आपका ऑप्शन ए, गुड हेल्थ। देखिए, गुड हेल्थ का वो इंडिकेटर नहीं होती, क्योंकि WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो mere एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट एन इंडिकेटर कि केवल डिजीज का की अनुपस्थिति जो है, कि डिजीज ना होना ही केवल अच्छा स्वास्थ्य नहीं दर्शाता।
उसके लिए हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से हमें फिट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा। मैंने कुछ लोगों को तो जिनके पास मेरे पास नंबर सेव थे या मतलब जिनकी चैट डिलीट नहीं की थी, पीडीएफ खरीदी थी, तो उनको तो मैंने अगर कोई भी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी बहुत कहीं टाइपिंग में तो वो मैंने बता दी थी। तो जिसने अगर किसी ने मार्क नहीं किया था तो प्लीज़ कर लीजिए, और आगे जो पीडीएफ दी हैं उनमें मैंने ये गलती ठीक कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज what could be the way to minimize difficulties associated with modern agriculture? इसमें बताना है कि आधुनिक कृषि से जुड़ी कठिनाइयों को कम करने का क्या तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए है यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन बी है बेटर सीड्स एंड क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस, कि बेहतर बीज और फसल प्रथाओं का प्रयोग। ऑप्शन सी इज रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के अपव्यय को कम करना। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका विकल्प डी, यानी कि ऑप्शन डी, कि जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको उनसे निजात पाने का तरीका यही है कि रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, बेटर सीड्स का यूज़ करें, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस का, और किसी भी तरह की वेस्टेज है उसको अवॉइड किया जाए, उसको कम करने की कोशिश की जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है which technology involves the transplantation of embryos from a healthy mother to surrogate mothers? इसमें आपको बताना है कि माताओं को सरोगेट करने के लिए स्वस्थ मां से भ्रूण के प्रत्यारोपण में कौन सी तकनीक शामिल है। तो 4 विकल्प हैं आपके पास। ऑप्शन ए है वाटर बर्थ टेक्नोलॉजी, की जल जन्म प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, भ्रूण हस्तांतरण तकनीक। ऑप्शन सी है नेचुरल बर्थ टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक जन्म तकनीक। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब जो है वो आपको पता भी चल गया होगा, इट विल बी ऑप्शन बी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है, कि जो टेक्नोलॉजी जिसमें एम्ब्रायस जो है भ्रूण जो है हेल्दी मदर से सरोगेट मदर को ट्रांसप्लांट किया जाता है वो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी भ्रूण हस्तांतरण तकनीक कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा और आपको लंबे समय तक फिर वो याद नहीं रहेगी चीज़। तो आप आराम से पूरा वीडियो देखिए, आप बहुत बेनिफिशियल है, ये आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रग्स असिस्ट बॉडी इन, ड्रग्स शरीर में किस चीज में सहायक होते हैं, किस प्रकार से। ऑप्शन ए है किलिंग जर्म्स, कीटाणुओं को मारने के लिए। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इज ब्रीडिंग बैक्टीरिया, प्रजनन बैक्टीरिया। या ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के निर्माण के लिए। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए किलिंग जर्म्स। ड्रग्स जो है वो हमारे शरीर की मदद करते हैं कीटाणुओं को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द वे टू ट्रेन आवर बॉडी in advance with a sample of weekend invader is referred to as, हमारे शरीर को कमजोर आक्रमणकारी के नमूने के साथ अग्रिम रूप से प्रशिक्षित करने का तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण। ऑप्शन बी इज ट्रांसप्लांटेशन, प्रत्यारोपण। ऑप्शन सी इज सॉरी ऑप्शन ए था इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण जो है वो है ऑप्शन सी वैक्सीनेशन। या ऑप्शन डी फैब्रिकेशन। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो है ये मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी कोई भी डिजीज जो है, जैसे कि अब कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना आपको वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन डेवलप हुई है। वैक्सीन का क्या होता है उसका पर्पस
कि आपको एक वीकेंड इन्वेडर जो होते हैं उनका एक सैंपल दिया जाता है आपकी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी जो है उसको ट्रेन कर सकें, उसको प्रशिक्षित कर सकें, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, जो भी चीज आपको नुकसान, आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है, तो उससे लड़ने की शक्ति बॉडी में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य की एक आवश्यकता है? ऑप्शन ए है नेग्लिजेंस इन डिस्पोजिंग फेशियल मैटर, मल संबंधी मामले को निपटाने में लापरवाही। ऑप्शन बी इज किलिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बाय बॉइलिंग, कि जो भी रोगाणु है उनको हम उबाल कर उनको नष्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की सीमित आपूर्ति। ऑप्शन डी है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, मानव उत्सर्जन का उचित निपटान। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन डी, मानव उत्सर्जन का उचित निपटान। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा is an essential requirement of community health. Let us go forward to question number 10. 10th question है, pellagra, a deficiency disease of the skin, gastrointestinal tract and nervous system is caused by the deficiency of। इसमें आपको बताना है कि पेलेग्रा त्वचा, गैस्ट्रो आंत्रपंथ और तंत्रिका तंत्र की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? मतलब इससे किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी इज विटामिन डी। तो सही विकल्प आपको चुनना है वो है आपका ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा होता है। तो इसमें पेलेग्रा एक प्रकार का रोग होता है जो नियासिन के कानून स्तर के कारण होता है, जिसे विटामिन B3 कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आउटर पार्ट ऑफ एन ऑर्गन लाइक ब्रेन, किडनी, एड्रेनल्स इज नोन एज। इसमें आपको बताना है कि मस्तिष्क, किडनी, अधिवृक्क जैसे किसी अंग के बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मेडुला, ऑप्शन बी है रिसेप्टर, ऑप्शन सी है कॉर्टेक्स या ऑप्शन डी स्टिमुलस, उत्तेजना। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस? कि किशोरावस्था के दौरान क्या परिवर्तन होते हैं? 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तेजी से शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन बी इज चेंज इन सोशल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है ज्ञान का आधार और संज्ञानात्मक विकास, नॉलेज बेस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि ए बी सी जो है ये सारे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेजरिंग IQ इज अ रियली मेजरिंग अ पर्सन्स। इसमें आपको बताना है कि IQ को मापना वास्तव में व्यक्ति का किस चीज को मापना है, मतलब किस चीज का माप है? ऑप्शन ए है मेंटल एज, मानसिक आयु। ऑप्शन बी है क्रोनोलॉजिकल एज, कालानुक्रमिक आयु। ऑप्शन सी है इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीजों में रुचि। या ऑप्शन डी सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता को मापना। तो इसका सही जवाब जो है वो है विकल्प ए, ऑप्शन ए, मेंटल एज, मानसिक आयु को मापना। IQ को मापने से तात्पर्य होता है किसी की मानसिक आयु मापना, मेंटल एज मापना। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉल्ट सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च, was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by Mahatma Gandhi in which year? कि नमक सत्याग्रह को, नमक जिसे कि नमक मार्च या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का कार्य किस वर्ष में किया गया था? 4 वर्ष आपको दिए गए हैं, 1913, 1921, 1930 या 1942। तो सही विकल्प आपको चुनना है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1930, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इन हिज वर्किंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इसमें आपको बताना है कि किसी व्यक्ति की कार्यशील वातावरण में दक्षता का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, विस्थापित आक्रामकता। ऑप्शन बी इज पर्सनल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान। ऑप्शन सी इज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, मानव कारक इंजीनियरिंग। या ऑप्शन डी माइंड इंजीनियरिंग। तो सही जवाब आपको सिलेक्ट करना था, वो है ऑप्शन सी ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इन हिज वर्किंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। किसी व्यक्ति की कार्यशील वातावरण में दक्षता के अध्ययन को ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, मानव कारक इंजीनियरिंग कहती हैं। इसे एर्गोनॉमिक्स के रूप में भी जाना जाता है। जिन लोगों को लागू मनोविज्ञान की इस शाखा में प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें मानव कारक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, यानी कि ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16th क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक प्लेस इन यूएसएसआर? कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूएसएसआर में किस वर्ष में बड़ा परमाणु हादसा हुआ था? 4 विकल्प हैं फिर से आपके पास, 1983, 1984, 1985 या 1986। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी 1986। 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूएसएसआर में बड़ा हादसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट माइक्रोब्स एंड यूज देम फॉर वेरियस एप्लीकेशंस हैज रिजल्टेड इन द। इसमें आपको बताना है कि रोगाणुओं को नियंत्रित करने और उनमें हेरफेर करने और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उनका उपयोग करने की क्षमता के परिणाम स्वरूप हुई है क्या? न्यूक्लियर हैजार्ड्स होते हैं, परमाणु खतरे। ऑप्शन बी इज करंट माइक्रोबायोलॉजी, वर्तमान सूक्ष्म जीव विज्ञान। ऑप्शन सी है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। या ऑप्शन डी परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी करंट माइक्रोबायोलॉजी, की एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट माइक्रोब्स और उनका यूज करना फिर वेरियस एप्लीकेशन में। तो इससे किस चीज की डेवलपमेंट हुई है? करंट माइक्रोबायोलॉजी की, वर्तमान सूक्ष्म जीव विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 18 इज which of the following transfer the data from the user to the memory of ALU? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को ALU की स्मृति में डेटा जो है स्थानांतरित करने का काम करता है। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इज आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। या ऑप्शन डी नीदर ए नोर बी, यानी कि ना ए और ना बी। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होते हैं जैसे कि माउस होता है, वैसे पॉइंटिंग डिवाइस में आता है माउस तो, लेकिन इनपुट के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड है जैसे कि, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा अपना पहुंचाते हैं और वो डेटा जो है वो जो भी एएलयू की मेमोरी तक जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, जो डिवाइस इसमें हेल्प करेगा इनपुट डिवाइस वो होगा। कि जैसे कोई भी हमने रॉ डाटा डाला, कुछ कैलकुलेशन हमें करनी है तो वो किस में जाएगी फिर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सेक्शन ऑफ सीपीयू। तो उसके वहां तक पहुंचाने का काम इनपुट डिवाइस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 19 is what enables engineers to design and test their proposed product on the computer? कि क्या इनमें से इंजीनियरों को कंप्यूटर पर अपने प्रस्तावित उत्पाद को डिजाइन और परीक्षण करने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए इज कैम यानी कि कंप्यूटर एडेड विनिर्माण, ऑप्शन बी इज वर्ड प्रोसेसर्स, ऑप्शन सी इज कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब जो है वो है आपका विकल्प सी, CAD कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है, इट एनेबल्स इंजीनियर टू डिजाइन, उनको इंजीनियर की मदद करता है डिजाइन तैयार करने में और जो भी उन्होंने उनका प्रपोज्ड मटेरियल है उसको टेस्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 20 इज नायलॉन एंड रेयॉन आर द एग्जांपल्स ऑफ, कि नायलॉन और रेयॉन किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए इज नेचुरल फाइबर प्राकृतिक फाइबर, ऑप्शन बी सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन सी इज पशु फाइबर एनिमल फाइबर, या ऑप्शन डी प्लांट फाइबर। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी सिंथेटिक फाइबर। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के नायलॉन और रेयॉन। Question number 21 is a person is said to live under poverty line if he or she is not able to provide dash for himself or herself, कि किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रहने के लिए कहा जाता है, मतलब माना जाता है कि कोई भी पर्सन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है यदि वह स्वयं के लिए आपको बताना है कि कितनी कैलोरीज वो अर्न नहीं कर पाता है खुद के लिए, अगर तो ऑप्शन ए है 700 कैलोरीज पर डे, ऑप्शन बी इज 1200 कैलोरीज पर डे, ऑप्शन सी इज 1500 कैलोरीज पर डे, या ऑप्शन डी 2000 कैलोरीज पर डे। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका विकल्प सी, ऑप्शन सी। अगर कोई भी बंदा जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो 1500 कैलोरी पर डे अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता खुद को, तो हम उसको क्या कहेंगे? ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर वो गरीबी रेखा से नीचे है। बढ़ते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ। नेम द पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन टर्मरिक एंड कैन कॉज कैंसर। इसमें आपको बताना है उस जहरीले पदार्थ का नाम जो हल्दी में मौजूद होता है और कैंसर का वो कारण बन सकता है। ऑप्शन ए इज मेटेनिल येलो, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन सी है एफ्लाटॉक्सिन, या ऑप्शन डी बिसफेनॉल्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए मेटेनिल येलो। मेटेनिल येलो जो है ये हल्दी में प्रेजेंट एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है और ये कैंसर का भी कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है the difference between the two successive crests or two successive troughs is defined as its dash। इसमें आपको बताना है कि दो क्रमिक क्रस्ट या दो क्रमिक गर्तों के बीच के अंतर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो चार विकल्प हैं आपके पास। फर्स्ट है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इज रेडियस, या ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो सही जवाब जो है इसका वो है वेवलेंथ। आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी कि वेवलेंथ जो होती है जब भी हम वो दो भी लगातार जो क्रेस्ट होती हैं जैसे ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जैसे चोटियां बनती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी जब मापते हैं ऐसे, तो वो साइकिल्स जो बनती है ना, तो दो लगातार क्रेस्ट के या दो लगातार ट्रफ्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। और वेवलेंथ की एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, मीटर में से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज what are the individual stars like the sun as well as groups of stars that move together in the disk called। सूर्य के साथ साथ तारों के समूह कौन से व्यक्तिगत तारे हैं जो डिस्क में एक साथ चलती हैं, जो डिस्क में एक साथ चलती हैं, आपको वो बतानी है। ऑप्शन ए है ग्लोबुलर क्लस्टर्स,
ऑप्शन बी है गैलेक्टिक क्लस्टर, ऑप्शन सी है नेबुली यानी निहारिका, ऑप्शन डी है स्टेलर पैरालैक्स, स्टेलर लंबन। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी गैलेक्टिक क्लस्टर, यानी कि गंगे जो क्लस्टर है वो साथ साथ चलते हैं डिस्क में। और अगर हेलो की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर क्लस्टर फिर, और डिस्क में कौन है, गैलेक्टिक क्लस्टर्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तरफ। Who was the first astronomer to survey the size and shape of Milky Way galaxy? कि मिल्की वे गैलेक्सी के आकार को उसका सर्वेक्षण करने वाले पहले खगोलविद कौन थे? चार विकल्प आपके पास हैं। एडविन हबल, ऑप्शन बी है विलियम हर्शल, ऑप्शन सी है हार्लो शेपले और ऑप्शन डी है कोपरनिकस। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी हार्लो शेले। उन्होंने पहली बार 1918 में मिल्की वे गैलेक्सी के आकार और आकार का सर्वेक्षण उन्होंने किया था और दिखाया था कि सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है और केंद्र से एक महान दूरी पर वो स्थित है, मतलब काफी डिस्टेंस पर जो है सन सिचुएटेड है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी द रेडियो वेव्स एमिटेड बाय वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड? खगोल विज्ञान की निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो जो वेव्स होती हैं उसको एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी है फील्ड एस्ट्रोनॉमी या ऑप्शन डी वेव एस्ट्रोनॉमी। तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो है इसका बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। देखिए मैंने एक ही पीडीएफ के अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारा करवा रही हूँ। इसका रीजन ये है कि मुझे तो बार बार से प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी और आप एक बार ही टाइम निकाल कर कि सारा मतलब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही बार में कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु गेव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन? कि रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी गिलबर्ट, ऑप्शन सी इज ऑपरिन हल्दाने, ऑप्शन डी इज टाइको ब्राहे। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन दी थी ऑपरिन हल्दाने ने, ऑपरिन और हल्दाने ने। बढ़ती है अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ इन। आपको बताना है कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है यूएनओ द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदेश की जो घोषणा है वो किस वर्ष में की गई थी? 1972 में, 73 में, 74 में या 1975 में? तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी 1974 में। नेशनल इकोनॉमिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, आपको NIEU भी पूछा जा सकता है तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और ये क्या है? ये विकासशील देशों द्वारा आर्थिक उपनिवेशवाद और एक नई अन्योन्याश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से निर्भरता को समाप्त करने की वकालत करने वाले प्रस्तावों का ये एक समूह है कि इसके अंदर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनका मतलब ये एक समूह है कि टू एंड इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, कि अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं जो भी उसमें वो उसको एंड किया जाए, उस एंड डिपेंडेंसी थ्रू अ न्यू इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, कि एक ऐसी इकोनॉमी पर डिपेंड हो जो कि इंटरडिपेंडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट वर द इंडियन सी गोइंग शिप्स
until the first half of 17th century called by the Europeans, कि यूरोपीय समुद्र द्वारा कही जाने वाली, आपको ये बताना है कि 17वीं शताब्दी तक जो भी इंडियन सी गोइंग शिप्स थे उनको यूरोपियंस के द्वारा क्या कहा जाता था। 4 विकल्प हैं, जंक, बार्न, स्ट्रेच या बॉट्स। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, जंक्स। जंक्स कहा जाता था उन शिप्स को, those which were Indian sea going ships, और यूरोपियंस इसको 17th सेंचुरी तक इनको जंक्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 30th है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से किसने पदार्थ के लोचदार गुणों के कानून की खोज की। ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है जॉन नेपियर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बॉयल या ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी लॉ ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। बढ़ती क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एट अराउंड द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, की औद्योगिक क्रांति के समय ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, बी है जोसेफ प्रिस्टली, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 32 इज, which of the following charters called for the introduction and promotion of knowledge of science among the inhabitants of British India। निम्नलिखित में से कौन से चार्टर ने ब्रिटिश भारत के निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान का परिचय और प्रचार के लिए बुलाया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1893 का चार्टर अधिनियम। सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम वो था। क्वेश्चन नंबर 33 इज, which of the following gives the detailed description of the natural man-made features of a place or region on maps or charts। कि निम्नलिखित में से कौन मानचित्र या चार्ट पर किसी स्थान या क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं का विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन ए है प्लायोबॉटनी, ऑप्शन बी इज ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ऑप्शन सी इज ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन डी इज टोपोग्राफी स्थलाकृति। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन डी, स्थलाकृति। टोपोग्राफी जो होती है इसमें नेचुरल और मैन मेड जो भी फीचर्स होंगे किसी भी रीजन के उनको दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 इज, which of the following is profusely supplied with blood vessels and often referred to as grey matter because of its color। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको रक्त वाहिकों के साथ आपूर्ति की जाती है और अक्सर इसके रंग के कारण इसे ग्रे मैटर कहा जाता है। 4 विकल्प हैं आपके पास। ऑप्शन ए है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी है थैलेमस, ऑप्शन सी है स्कल यानी खोपड़ी, ऑप्शन डी है मेडुला यानी मज्जा। तो सही जवाब जो इसका वो है ऑप्शन ए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसे ग्रे मैटर कहा जाता है इसके कलर के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द साइंटिस्ट हु गिव संस्कृत नेम्स कुंचना ग्राफ एंड शोषण ग्राफ्स टू द इंस्ट्रूमेंट्स ही डिजाइंड। इसमें आपको बताना है उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने कंचन ग्राफ और शोषण ग्राफ नाम दिए थे अपने जो भी उन्होंने डिवाइस बनाए थे उनको। तो ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी या ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जगदीश चंद्र बोस जी जो हैं उन्होंने कंचन ग्राफ और शोषण ग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, द नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1938 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था।
ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता के में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ था 1938 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, बीरबल साहनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। बीरबल साहनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? प्लायोबोटनी, जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, या केमिस्ट्री। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए प्लायोबॉटनी के साथ। बीरबल साहनी जी का जो संबंध है वो प्लायोबॉटनी से है। क्वेश्चन नंबर 38 इज डैश इज नॉट कंप्लीट नॉर इज इट एवर लाइक टू बी फाइनल। कि इनमें से कौन सी वो चीज है जो कभी पूर्ण नहीं है और न ही कभी अंतिम होना पसंद करती है, मतलब अंतिम नहीं होती। ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ऑप्शन बी है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑप्शन सी है सैम्पलिंग यानी किसी चीज के नमूने लेना, ऑप्शन डी इज वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज। तो इसका सही जवाब जो है वो है साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज जो है ये कभी भी कंप्लीट नहीं इसको कह सकते, ना इसको फाइनल कह सकते, क्योंकि समय दर समय जो भी है डिस्कवरीज होती रहती हैं। नियम जो है उन पर उनमें कुछ त्रुटियां अगर पाई जाती हैं, अगला जो भी साइंटिस्ट होता है वो उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालता है और कुछ नया लॉ दे देता है। तो इसलिए साइंटिफिक नॉलेज जो है ना वो कभी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी फाइनल नहीं होती। एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कभी भी उसको गलत साबित किया जा सकता है और कुछ नए कानून जो है वो बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, which of the following types of reasoning depends on testing an existing theory। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क किसी मौजूदा सिद्धांत के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है इंडक्टिव रीजनिंग, प्रेरक तर्क, ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन सी न ए और न बी सही है। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो टेस्टिंग पर बल देती है। कोई भी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसका परीक्षण करना जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग का एम है। और दूसरी तरफ इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये सिद्धांत बनाने पर, सिद्धांत के निर्माण पर जोर देती है। इंडक्टिव में याद रखिएगा सिद्धांत को बनाने पर जोर दिया जाता है, और डिडक्टिव रीजनिंग जो है इसके अंतर्गत जो है कोई भी सिद्धांत है उसका परीक्षण होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। Why was Milky Way galaxy called by our ancestors? Sorry, what was Milky Way galaxy called by our ancestors? कि मिल्की वे गैलेक्सी को हमारे पूर्वज जो है वो क्या कहते थे? ऑप्शन ए इज बाण गंगा, ऑप्शन बी इज ऋषि गंगा, ऑप्शन सी इज आकाश गंगा, या ऑप्शन डी ब्रह्मांड गंगा। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें इसको क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है वो आकाश गंगा इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 इज molecules which essentially contain carbon and hydrogen are called। कि जो भी molecules जो हैं जिसमें अनिवार्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन अणुओं को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक अणु, ऑप्शन बी इज इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक अणु, ऑप्शन सी इज नेचुरल प्राकृतिक अणु, या ऑप्शन डी इनकंसिस्टेंट असंगत अणु। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 इज Kepler's which law states that planets move faster in their orbits when they are nearer to the sun and slower when they are
far away from the sun. केपलर के किस नियम में कहा गया है कि ग्रह जो हैं वो अपनी कक्षाओं में सबसे तेज चलते हैं जब वो सूर्य के निकट होते हैं, और जब वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं तो वो धीमे चलते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है सेकंड लॉ, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ, या ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं, कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में केपलर ने बताया है कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं जब भी वो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं तो सन के जब भी वो पास आते हैं तो वो तेजी से घूमते हैं, और जब दूर जाते हैं जितना तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। Which of the following radiations have the tendency to kill germs? इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में कीटाणुओं को मारने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है एक्सरे, बी गामा रेज, सी है इंफ्रारेड यानी अवरक्त रेज, ऑप्शन डी इज अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी रे। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो ऑप्शन डी ही है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है इनमें टेंडेंसी होती है कि ये कीटाणुओं को मार सकती हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 44 इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम इज, कि इकोसिस्टम में एनर्जी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी, प्रोड्यूसर्स निर्माता, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, या डिकम्पोजर्स। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए सनलाइट। सनलाइट जो है वो सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 45 इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल रेन। आपको बताना है कि प्राकृतिक वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। चार विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है 3.5, बी इज 2.8, सी इज 5.6 एंड डी इज 10.2। द करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 5.6 जो है वो पीएच वैल्यू होती है नेचुरल रेन की। और नेचुरल देखिए वैसे तो जो नॉर्मली जो होती है पीएच हम देखते हैं कि जो भी चीजें एसिडिक होती हैं उनकी 7 से नीचे ही आती है। तो 5.6 जो है ये थोड़ी सी एसिडिक होती है, स्लाइटली ये नेचुरल रेन जो होती है एसिडिक होती है, इसकी पीएच वैल्यू 5.6 है। जितना नीचे आते जाते हैं उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, और 7 से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो उतना ही बेसिक नेचर जो है वो बढ़ता जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्रॉप कल्टीवेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक फसल की खेती को प्रभावित करता है। चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए है तापमान टेम्परेचर, ऑप्शन बी है रेनफॉल, सी है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, कि इनमें से जो सारे कारक जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन को, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, कि इनमें से किसको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, या बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं इनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। 48th क्वेश्चन है which of the following vitamins is important for proper functioning of nerves and brain। इसमें आपको बताना है कि नर्व्स और ब्रेन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो सबसे जरूरी है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी विटामिन बी जो है वो नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 इज हु इन 1897 कंफर्म्ड दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, कि कौन वो थे जिन्होंने ये बताया था, ये कंफर्म किया था 1897 में कि जो मॉस्किटोज जो हैं मच्छर जो हैं वही मलेरिया फैलाते हैं। ऑप्शन ए इज लुई पास्चर,
ऑप्शन बी इज चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी इज जेसी बोस, या ऑप्शन डी रोनाल्ड रोज। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी रोनाल्ड रोज। रोनाल्ड रोज ने 1897 में कंफर्म किया था कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से, मच्छरों से फैलता है। 50th क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ एड्स रिपोर्टेड इन 1981। कि एड्स का जो पहला केस था 1981 में वो किस देश में पाया गया था। और चार विकल्प हैं, यूएसए, ब्राजील, फ्रांस या इंडिया में। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन ए, यूएसए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 is what do we call the thread like extensions of the cell that brings information from other types of cells or external environment। हम सेल के विस्तार जैसे धागे को क्या कहते हैं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं या बाहरी वातावरण से जानकारी लाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपको इसमें से चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। एक्सोन कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, या सिनेप्स कहते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दूसरे सेल्स से इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है which part of the brain relays messages between brain and spinal cord, controls involuntary functions like respiration etc। कि आपको बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है, मस्तिष्क का कौन सा वो भाग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संदेशों से संबंधित है और अनैच्छिक कार्यों जैसे श्वसन आदि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है फोर ब्रेन, ऑप्शन बी है मिड ब्रेन, ऑप्शन सी है हिंड ब्रेन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का काम होता है, ये मस्तिष्क में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच मैसेज पहुंचाने का काम इसका होता है। जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जैसे कि हम सांस लेते हैं तो इसको भी हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 53 इज व्हाट इज कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग और कंफ्यूजिंग ऑफ गोल्स। कि इनमें से कौन सी जो स्थिति है वो लक्ष्यों को अवरुद्ध या भ्रमित करने के कारण होती है। ऑप्शन ए है आक्रामकता यानी एग्रेशन, ऑप्शन बी पनिशमेंट यानी सजा, ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशन यानी हताशा, ऑप्शन डी इज एंगर यानी क्रोध। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन सी, फ्रस्ट्रेशन होती है। कि जब भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, मतलब कि समझ नहीं पाते हैं, तो हम उस समय फ्रस्ट्रेट होते हैं। 54th क्वेश्चन इज Pavlov conducted his experiment on dogs and knew that salivation at the site of food was a। कि पावलोव जो है उन्होंने कुत्तों पर अपना प्रयोग किया और उन्हें पता था कि भोजन की दृष्टि से लार एक क्या है, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है, प्राकृतिक प्रतिवर्त क्रिया है, ऑप्शन बी है लर्न रिफ्लेक्स है, ऑप्शन सी है नॉलेज इंटरप्रिटेशन है, ज्ञान की व्याख्या है, या ऑप्शन डी में से कुछ नहीं। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन ये है। बढ़ते हैं 55th क्वेश्चन की तरफ। द मीडिया कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हैव टू बी डैश ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया को राजनीतिक मुद्दों पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, व्यक्तिपरक या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पार्शियल आंशिक होना चाहिए, या वन साइडेड। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव। मीडिया को जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। 56th क्वेश्चन इज विच रेडियो ब्रॉडकास्ट सर्विस इज रन बाय इग्नू। तो ये तो आपको पता होगा, जो भी इग्नू स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इग्नू द्वारा रेडियो प्रसारण सेवा जो है उसे क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए आकाशवाणी, बी ज्ञानवाणी, सी संपर्क, या ऑप्शन डी विशेष ज्ञान। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, ज्ञानवाणी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोयाबीन इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। कि कहाँ से हमारे देश में सोयाबीन आता है, किस देश से इंपोर्ट किया जाता है। तो चार विकल्प हैं,
कनाडा, मलेशिया, ब्रिटेन या यूएसए? इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, यूएसए। यूएसए से सोयाबीन का आयात किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 58th क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईडीबीआई। आईडीबीआई की सही आपको बतानी है फुल फॉर्म क्या होगी। 4 विकल्प हैं आपके पास। तो देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं आप वैसे तो देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। हमेशा जो फुल फॉर्म, ये एब्रीविएशंस होती हैं, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए जो मेन है, तो ताकि आप इसमें से सीधा जो है उसको पिक कर सके राइट आंसर को। तो इसका इसमें से ए बी सी डी में से बताइए मुझे सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की क्या फुल फॉर्म होगी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 59th क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट बीइंग फाउंड। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में लिग्नाइट की बड़ी मात्रा मिलती है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। 60th क्वेश्चन है, विच कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन 1953 for facilitating the transfer of technology from laboratories of R&D institutes to the field। तो इसमें 4 विकल्प जो है वो है CSIR, IDBI, NDMC या NRDC। तो सही जवाब जो है इसका वो है ऑप्शन डी, NRDC। NRDC की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। देखिए, बहुत से जो प्रश्न है आपसे न केवल इग्नू के एग्जाम में बल्कि आपके लाइफ टाइम चलने वाले एग्जाम्स में ये काम आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जहां भी बैठते हैं कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान से आप कवर कीजिए। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। आपको बताना है कि लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष, ये किस चीज को मापने की इकाई है। ऑप्शन ए है स्पीड यानी गति, ऑप्शन डी डिस्टेंस यानी दूरी, ऑप्शन सी है वेवलेंथ को, तरंग दैर्ध्य को, ऑप्शन डी है आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, दूरी को मापने की ये यूनिट है। लाइट ईयर जो है ये प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है, एक यूनिट है, और लगभग 9.46 ट्रिलियन के ये बराबर होता है एक लाइट ईयर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 62 इज, mammals like rats, mice and the other belonging to this category are commonly referred to as। कि जो भी मैमल्स हैं, चूहे और इस श्रेणी से संबंधित अन्य स्तनधारियों को आमतौर पर किस के रूप में संदर्भित किया जाता है? डिकम्पोजर, स्क्वेंजर, रोडेंट्स या प्रोड्यूसर्स? तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, रोडेंट्स। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतकों के रूप में इनको पहचाना जाता है। 63rd क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द क्लाउड व्हेन अ गैस क्लाउड कंट्रैक्ट्स? तो ऑप्शन 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए है प्रेशर विल इंक्रीज, कि जब भी जो है गैस का बादल सिकुड़ता है तो बादल पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? दबाव बढ़ेगा, कम हो जाएगा, समान रहेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? सही जवाब होगा आपका विकल्प ए, प्रेशर जो है वो बढ़ता है कंप्रेशन पे। जब भी कोई चीज कंट्रैक्ट होती है तो प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? कि कौन सा जो प्लेनेट है, कौन सा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में पहचाना जाता है? मरकरी, वीनस, अर्थ या मार्स? तो सही जवाब जो है आपका वो है ऑप्शन बी, वीनस। शुक्र जो है वो ऐसा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ह्यूमन बॉडी? कि इनमें से कौन सी जो है ऑर्गन, कौन सा अंग जो है वो मानव शरीर से पानी के नुकसान को नियंत्रित करने
और जांचने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है हार्ट, बी है लीवर, सी किडनी या ऑप्शन डी थ्रोट गला। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी किडनी। क्वेश्चन नंबर 66 इज विच ग्लैंड इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट एंड लोअर्स ब्लड कैल्शियम लेवल? कि कौन सी वो ग्रंथि है, कौन सी वो ग्लैंड है जो चयापचय मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो कम करती है? तो पैंक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड या लीवर? तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी थायराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which type of maps show different types of soils and their deposits? कि कौन सी मैप जो है वो सॉइल और उसके डिपॉजिट्स को, मिट्टी को दर्शाते हैं। मिट्टी और जो भी उसके डिपॉजिट्स हैं जहां जहां, मतलब उसको शो करने के लिए कौन से मैप्स का प्रयोग किया जाता है? चार विकल्प है, हाइड्रोलॉजिकल मैप्स, सॉइल मैप्स, टोपोग्राफिक मैप्स या थीमेटिक मैप्स। तो इसका आंसर तो बहुत क्लियर है, ये है ऑप्शन बी सॉइल मैप्स। क्वेश्चन नंबर 68 is which isotope of hydrogen is called heavy hydrogen? हाइड्रोजन के आइसोटोप जो हैं उनमें से कौन से आइसोटोप को हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है? देखिए हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। आइसोटोप्स उनको बोलते हैं जो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है एलिमेंट्स का, बट मास नंबर जो है वो अलग होता है। तो इसमें आपको हैवी हाइड्रोजन बताना था किसे कहते हैं, तो वो है ऑप्शन बी ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 69 इज व्हाट वर द मेन गोल्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? कि स्वदेशी मूवमेंट के आपको इनमें से मुख्य लक्ष्य बताने हैं। ऑप्शन ए है स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ऑप्शन बी है बाइकआउट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स, विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी न ए न बी। तो सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर राइट। कि स्वदेशी मूवमेंट का उद्देश्य था कि हम अपने स्वदेशी जो भी स्वदेशी निर्मित चीजें हैं उनको अपनाएं और जो विदेशी निर्मित चीजें हैं उनका बहिष्कार करें। 70th क्वेश्चन है, और substance which aids chemical change in other substance without itself undergoing change is called? वह पदार्थ जो बिना परिवर्तन के अन्य पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकरण एजेंट, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑप्शन डी रिएक्टेंट अभिकारक। तो करेक्ट आंसर जो है उसको बोला जाता है ऑप्शन ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो केमिकल चेंज में हेल्प करते हैं दूसरे सब्सटेंस के में और खुद चेंज हुए बिना। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रीजन एंड एनालाइज डिपेंड ऑन? कि किसी भी स्टूडेंट की जो एबिलिटी होती है, क्षमता जो होती है रीजनिंग की और एनालाइजेशन की, वो किस चीज पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है ह्यूमन फैक्टर पर, ऑप्शन बी है एसोसिएटिविटी फैक्टर यानी संबद्धता कारक पर, ऑप्शन सी है क्रिएटिविटी लेवल पर, रचनात्मक स्तर पर, या ऑप्शन डी इंटेलिजेंसी क्वेश्चन। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी इंटेलिजेंसी क्वेश्चन पर जो है किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी रीजनिंग या एनालाइजेशन की डिपेंड करती है। 72th क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग और क्वीन गवर्न्स द कंट्री इज कॉल्ड? कि सरकार का वह रूप जहां पर देश पर शासन करने वाला राजा या रानी कहलाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग, ऑप्शन बी लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी इज मोनार्की या ऑप्शन डी ऑटोक्रेसी। तो करेक्ट आंसर तो जो हो जाएगा इसका मोनार्ची ही होगा, क्योंकि उसको क्या कहा जाता है? राजशाही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 इज who among the following started Ganga Action Plan to restore the quality of water for human, industrial and agricultural use? निम्नलिखित में से किसने मानव, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए पानी की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी राजीव गांधी जी। 14 जनवरी 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा ये शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान।
क्वेश्चन नंबर 74 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, कि निम्नलिखित में से कौन से जो हैं वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकलेट, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं और यही मिलकर इनमें से मिक्सअप होकर ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाते हैं। 75th क्वेश्चन इज ब्रीदिंग ओजोन अफेक्ट्स द, कि ओजोन को अगर ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग ओजोन, तो वो किस चीज को अफेक्ट करेगा, O3 को अगर ब्रीथ करोगे तो। ऑप्शन ए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बी नर्वस सिस्टम, सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, कि यह श्वसन संकट का कारण बनता है, आंख की झिल्ली को प्रभावित करता है और आंसू को उत्तेजित करता है, इससे सिरदर्द भी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिलिकोसिस कैंसरस डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सिलिकोसिस जो कि एक कैंसर रोग है, वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, दिल, लीवर, ये सॉरी लंग्स या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, लंग्स को, फेफड़ों को ये प्रभावित करता है सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस जो है ये फेफड़ों में सिलिका के जमाव के कारण होता है। यह एक काफी घातक बीमारी है और खनन, कुम्हार, ढलाई, पत्थर काटने और प्रशीकरण और ग्लास विनिर्माण उद्योगों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें ये वाली बीमारी बहुत प्रचलित होती है, क्योंकि जो सिलिका का वहाँ यूज होता है वो उनके फेफड़ों में जम जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटोकेमिकल स्मोक इज अ, इसमें आपको बताना है कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी या टर्शरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है फोटोकेमिकल स्मोक जो है। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये जब दो प्रदूषक, कौन से दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के मिलने से ये बनता है। 78th क्वेश्चन है प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग, कि पौधे किसका उपयोग करके अपना खाना बनाते हैं। ऑप्शन ए एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा लेकर की, ऑप्शन बी एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैविक पोषक तत्वों से ऊर्जा लेकर, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपको सबको, काफी लोगों को पता होगा कि क्या है, सी, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में ही, सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो है प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79th क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड ऑन माउंटेनियस रीजन which is ash gray to pale yellow brown in color and has low fertility and supports coniferous plants। तो इसमें आपको बताना है कि पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम जो पीले से लेकर के भूरे, पीले या भूरे रंग की होती है और उसकी उर्वरता जो होती है वो बहुत कम होती है और शंकुधारी पौधों का वो समर्थन करती है। कॉनिफेरस प्लांट्स जो है वो शंकुधारी पौधे होते हैं, इसमें जैसे कि देवदार, ओक इत्यादि शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए है रेड सॉइल, बी है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है ब्लैक सॉइल, या ऑप्शन डी माउंटेनियस सॉइल। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल जो है ये माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है और इसके अंदर जो है वो पाइन्स, डियोडर या ओक जैसे जो प्लांट्स हैं वो डेवलप होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए स्टेबल है। इनको कॉनिफेरस प्लांट पूछा जाता है, माना जाता है। तो आपको ये भी मतलब कॉनिफेरस प्लांट्स का एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। 80th क्वेश्चन है व्हाट आर द रेडियो वेव्स ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कॉल्ड, कि
कौन सी जो तरंगे हैं, सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अल्फा रेज, बी गामा रेज, सी बीटा रेज या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी गामा रेज वो होती हैं। ये कई तत्वों के परमाणुओं द्वारा दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स डिमार्केट द एक्सटेंट ऑफ शू पैक्स ऑन हाई माउंटेन्स? कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र जो है वो ऊंचे पहाड़ों पर शू पैक्स की सीमा का सीमांकन करता है? ऑप्शन ए सॉइल मैप, बी मिनरल मैप, सी हाइड्रोलॉजिकल मैप या ऑप्शन डी स्नो कवर मैप। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी स्नो कवर मैप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, wind energy is gaining importance over conventional sources such as wood, coal or other fossil fuels because it is ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा का उपयोग पारंपरिक स्रोतों जैसे कि लकड़ी, कोयला या अन्य जीवाश्म ईंधन पर महत्व प्राप्त कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये सस्ते हैं, पोल्यूशन फ्री हैं, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो भी ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ये सस्ते तो पड़ते ही हैं, दूसरा ये पोल्यूशन फ्री है, तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग प्लांट्स लाइक पीज? कि जो भी प्लांट्स होते हैं लाइक मटर, तो उनमें उनके बारे में क्या सत्य है कि ये जो है वो नाइट्रोजन ऐड करते हैं सॉइल में, या ये सॉइल की बाध्यकारी संपत्ति बाइंडिंग प्रॉपर्टी को ये बढ़ाते हैं, या फिर ये इंक्रीज करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जैसे मटर वगैरह जैसे जो भी पौधे हैं, ये नाइट्रोजन भी ऐड करते हैं सॉइल में, सॉइल की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम भी करते हैं और प्रोडक्टिविटी को भी साथ साथ बढ़ाते हैं। यदि फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर फ्रेश वाटर एंड सी वाटर मिक्स, जहाँ पर सी वाटर समुद्री पानी और जो फ्रेश पानी है दोनों मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फूड वेब, बायोल्यूमिनेसेंस, एस्चुरी या फूड चेन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, एस्चुरी, यानी कि हिंदी में इसको मुहाना कहा जाता है। मुहाना वो बिंदु होता है जहां पर ताजा पानी और समुद्री पानी आपस में मिलते हैं। चलते हैं 85th क्वेश्चन की तरफ। Material that is added to soil to supply chemical elements needed for plant nutrition is, इसमें आपको बताना है कि पौधों को पोषण के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों की आपूर्ति के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? फर्टिलाइजर, फंजाई, बायोमास या फिल्टर। तो इसका तो आंसर आप इजीली गेस कर सकते हो, वो है उर्वरक। फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं ताकि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़े, उसको केमिकल एलिमेंट्स की सप्लाई जो है वो सही मिले। क्वेश्चन नंबर 86 इज व्हाट कुड बी द वे टू कंट्रोल सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल? मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को नियंत्रित करने का क्या सही तरीका हो सकता है? ऑप्शन ए है सीलिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लीकेज फ्रॉम कैनल्स, रिजर्वॉयर्स, टैंक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। नहरों, जलाशयों, टैंकों, तालाबों इत्यादि से रिसाव के सभी बिंदुओं को सील कर दिया जाए। ऑप्शन बी है यूज ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की आवश्यक मात्रा का उपयोग। ऑप्शन सी सेटिंग अप desalting plants and increasing amount of water that gets into aquifers, कि अवरोही पौधों की स्थापना और पानी की बढ़ती मात्रा जो अधिग्रहणकर्ताओं में मिलती है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही तरीके सही हैं। और देखिए एक वर्ड यूज हुआ था सी ऑप्शन के अंदर, एक्वाफर्स। तो एक्वाफर्स जो होते हैं दे रेफर टू अ डिपॉजिट ऑफ रॉक दैट यील्ड्स इकोनॉमिक सप्लाई ऑफ वाटर टू वेल्स और स्प्रिंग्स। समझना इसको आवश्यक है कि एक्वाफर क्या होता है। चट्टान के एक भंडार को ये दर्शाता है जो कुएं या झरनों के पानी को आर्थिक आपूर्ति आपूर्ति प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर 87 है, इन व्हाट वेज फॉरेस्ट्स आर यूजफुल टू अस, कि किस तरीके से जो है वन हमारे लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए, दे सर्व एज रिसोर्स फॉर फॉडर फ्यूल एंड टिम्बर, ये चारा ईंधन और लकड़ी के लिए एक संसाधन के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन डी, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए जगह प्रदान करते हैं। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर एंड चेक सॉइल इरोजन, वे भूजल को बढ़ाने में मदद करते हैं और मिट्टी के कटाव की जांच करते हैं। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फॉरेस्ट जो है वो इन सभी तरीकों से हमारे लिए हेल्पफुल है। Question number 88 is, which of the following could provide assured irrigation to seasonal part of our land if necessary equipment and energy are available to pump it out? कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सी चीज जो है वो हमारी भूमि के बड़े हिस्से को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान कर सकती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक उपकरण और ऊर्जा इसे बाहरी पंप करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ट्रेस करना है, लैंड, फॉरेस्ट कवर, मिनरल्स या वाटर। तो सिंचाई के लिए तो पानी ही की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 89 इज, हाउ कैन द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कैन बी सर्वेड, कि फॉरेस्ट की क्वालिटी को, वन आवरण की गुणवत्ता का सर्वेक्षण जो है वो कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन इज इंफ्रारेड, बाय मेजरिंग एंड एनालाइजिंग इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन, इंफ्रारेड प्रतिबिंब को मापने और विश्लेषण करके। ऑप्शन बी इज विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम एरोप्लेन्स और सैटेलाइट्स, हवाई जहाज या उपग्रहों से ली गई तस्वीरों की मदद से। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों माध्यम से। या ऑप्शन डी, ना ए ना बी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों ही माध्यम से फॉरेस्ट क्वालिटी को मापा जा सकता है, उसका सर्वे किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से एग्जॉस्टिबल भी हो जो रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल भी हो। तो लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एंड सॉइल। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो है आपका ऑप्शन ए, लैंड। लैंड जो है वो नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल जो भी दिए थे, प्लांट्स और एनिमल्स जो भी होते हैं, ये एग्जॉस्टिबल तो होते हैं पर ये रिन्यूएबल है। लैंड जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 is, dash refers to stopping the seams and making them watertight by filling with a waterproofing material, कि इसमें से आपको बताना है कि डैश सीमंस को रोकने और वाटरप्रूफिंग सामग्री के साथ भरने के द्वारा उन्हें वाटर टाइट बनाने के लिए संदर्भित करता है। क्या है? ऑप्शन ए, कार्टोग्राफी। ऑप्शन बी, अमलगमेशन। ऑप्शन सी है कॉकिंग। या ऑप्शन डी, कैलीग्राफी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कॉकिंग। कॉकिंग जो होता है ये सीमंस को रोकने और वाटरप्रूफिंग सामग्री के साथ भरने के द्वारा उन्हें वाटर टाइट बनाने के लिए यूज होता है, मतलब ये टर्म ये दर्शाती है। 92nd क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर एन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन ऑफ इंडियंस वाज फॉर्म्ड। इसमें आपको बताना है कि किस वर्ष में भारतीयों के वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा के लिए एक एसोसिएशन जो है उसका गठन किया गया। 1901, 2, 3 या 4 में। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, 1904 में। और इसका देखिए, भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा के लिए एक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1904 में। और इसका ऑब्जेक्टिव जो था, उद्देश्य जो था, वो विज्ञान आधारित उद्योगों के अध्ययन के लिए जो भी योग्य छात्र हों उनको यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों में भेजना था। क्वेश्चन नंबर 93 इज, which branch of science deals with magnetic phenomena that include the attraction for iron observed in a magnet। इसमें आपको बताना है कि विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वो चुंबकीय घटना से संबंधित है जिसमें चुंबक में लोहे के लिए आकर्षण शामिल है। तो ऑप्शन ए है ऑब्सक्यूरेंटिज्म, अश्लीलता। ऑप्शन बी इज मैग्नेटिज्म, चुंबक तत्व।
ऑप्शन सी इज हॉर्टिकल्चर बागवानी, या ऑप्शन डी स्थलाकृति टोपोग्राफी। तो करेक्ट आंसर जो है वो तो आपको पता है, इसका मैग्नेटिज्म होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन द इंस्ट्रूमेंट फैब्रिकेटेड बाय, देखिए एक क्वेश्चन में और भी जिक्र हुआ था कि जेसी बोस जो है उन्होंने दो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए थे, कंचनग्राफ एंड शोशनग्राफ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो हेल्पफुल है फॉर स्टडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड बाय प्लांट्स। पौधों द्वारा पानी या किसी तरल के अवशोषण का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी शोषण ग्राफ। शोषण ग्राफ जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को स्टडी करने के लिए है, और कंचन ग्राफ जो है इसको भी जेसी बोस ने किया था इन्वेंट। ये जो है ये एक उपकरण है जो यह दर्शाता है कि संकुचन के दौरान कंट्रैक्शंस के दौरान जो है शरीर किस तरह उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 95 इज हु फाउंडेड दरेल हिकमा ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशन। दारेल हिकमा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए खलीफा अल ममून, ऑप्शन बी इब्न अल हायदम, ऑप्शन सी सादिक इस्फानी, या ऑप्शन डी अल फरगानी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन ए खलीफ अल ममून। देखिए आपको बता दें कि जो दरेल हिकमा है ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है जो कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए है, और ये सऊदी अरेबिया में है, जेदा के अंदर। जेदा जगह है सऊदी अरेबिया में, वहां पर ये इंस्टीट्यूट है। 96 क्वेश्चन है, विच क्रिश्चियन फेस्टिवल कोमेमोरेट्स द राइजिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम हिज ग्रेव। कौन सा ईसाई त्योहार जो है वो यीशु मसीह की कब्र से उठने की याद दिलाता है, मतलब कि वो फिर से उठ आए, मतलब फिर से हम उनके बीच में सम्मिलित हुए आम जन के बीच। ऑप्शन ए है गुड फ्राइडे, ऑप्शन बी है एसेंशन डे उद्गम दिवस, या ऑप्शन सी ईस्टर, या ऑप्शन डी आगमन रविवार। तो करेक्ट आंसर इसका है वो है आपका ऑप्शन सी ईस्टर। ईस्टर जो है ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, और ये डिस्क्राइब करता है, ये डिमार्केट करता है राइजिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम हिज ग्रेव। बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ। ऑफ सन इज विजिबल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स। इसमें आपको बताना है कि ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग जो है वो दिखाई देता है, फोटोस्फीयर, कोरोना, कोर, या रेडिएटिव जोन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी कोरोना। कोरोना जो पार्ट है सन का वो ग्रहण के दौरान वो विजिबल होता है। 98 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैव द मैक्सिमम प्रोडक्शन पोटेंशियल अमंग ऑल द 10 ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स। कि जो मुख्य 10 टाइप की सॉइल्स होती हैं उनमें से आपको पहचानना है कि मिट्टी कौन सी मिट्टी जो है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है अधिकतम उत्पादन क्षमता है। तो करेक्ट आंसर आपको पिक आउट करना है ब्लैक, रेड, माउंटेनियस और एलुवियल सॉइल में से। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी एलुवियल सॉइल। इसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। 99 क्वेश्चन इज, इन विच ईयर क्वाशियोरकर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। किस वर्ष में क्वाशियोरकर पहली बार खोजी गई, 1920, 25, 30 या 35। तो सही जवाब है 1935 में, ऑप्शन डी। क्वाशियोरकर के जो पहले केस आए थे वो अफ्रीकन चिल्ड्रन में ऑब्जर्व किए गए। ये अपर्याप्त प्रोटीन के सेवन से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। इस सुपर सेट के लास्ट क्वेश्चन की तक हम पहुंच गए हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 100। Among the following is not an endocrine gland। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एड्रिनल, थायराइड, लैक्रिमल, या पिट्यूटरी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। बाकी विकल्प जो थे वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। तो होप सो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, आपको अवश्य ये सफलता दिलाएगी, और प्रयास हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा।
आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक दीजिए। कमेंट्स पे आप अपने जो भी विचार हैं आप शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो पूरी सिलेबस की चैप्टर वाइज आपको कंपाइल्ड एक पीडीएफ मिलेगी, वो आप हमसे ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस उसके हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिया गया है। आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक मैसेज डालना है इस व्हाट्सएप पर कि वांटेड FST 01 PDF। आगे की जो भी होगा तरीका कि हाउ यू कैन एक्सेस, आई विल टेल यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये इस टाइप की जो ये FST 01 की हैं वीडियोस, ये न केवल आपको इग्नू एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं बल्कि ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। और जो भी जिन्होंने भी PDF खरीदी हैं, मैं उनको बता दूं कि ये मेरा देखिए ओरिजिनल कंटेंट मैंने अपना तैयार किया था, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप बिना मेरी परमिशन के इसको कहीं सेल आउट करें। तो इसके लिए आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड एंड ऑल्सो रीसेलिंग इज़ नॉट अलाउड। तो इस बात को गौर कीजिए और आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद जो है हम आपको आंसर की भी इसी हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।